पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो गया है बड़ी खबर का। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। बड़ी खबर में आज जिन खबरों पर आपका विशेष ध्यान लेकर जाएंगे, जिन पे चर्चा करेंगे, वो ये 3 बड़ी खबरें हैं। किस तरीके से शाहरुख खान की जो फिल्म है पठान, उसके गाने को लेकर जो हंगामा हुआ था, उस पर अब संस्कारी कैंची चलने वाली है, उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते क्या हैं। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ ऑपोजिशन जोड़ने की जो मुहिम है उसकी हवा निकाल दी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और वहीं 2022 खत्म होने वाला है, 2023 में हम जाने वाले हैं। आजादी का अमृतकाल मनाया जा रहा है देश में, उसमें अभी भी जातिवाद का जो जहर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस खबर पर भी आपको लिए चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी पहली लीड से। सेंसर बोर्ड की जो संस्कारी कैंची चलने वाली है, जो शाहरुख खान की फिल्म पठान पर। तो ये जो पूरी खबर है, सुबह से आज इस पे नए सिरे से हंगामा हुआ। पहले तो आपने देखा था कैसे मंत्रियों ने आके भगवा रंग की बिकिनी के ऊपर इतना हंगामा कर दिया था। अब साल 2023 में ये फिल्म आने वाली है, पर 2022 का अंत इसी के विवाद से हो रहा है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के जो निर्माता हैं उन्हें कहा है कि कुछ बदलाव कर दीजिए। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर फिल्माए गए गाने को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति उठाई थी। गाने की वेशभूषा को आपत्तिजनक बताया था। इसमें कई सारे, यहां तक कि लव जिहाद जैसे जो मोटिव हैं वो भी उन्होंने गिना दिए थे। मानसिकता दूषित है, ऐसा कह दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर फिल्म के दृश्य और वेशभूषा में बदलाव नहीं किया गया तो वो एमपी में रिलीज नहीं होने देंगे। अब सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में कुछ दृश्यों के अलावा गाने में भी कुछ बदलाव के सुझाव दिए हैं और फिल्म रिलीज होने से पहले इन बदलावों को किया जाएगा, ये बात कहा गई है निर्माता निर्देशक को। तो क्या वो बातें हैं जिनको लेकर सेंसर बोर्ड ने अपनी आपत्ति जताई है? उन्होंने कहा क्या है इस पर, वो थोड़ा सा जरा आपको बता देते हैं। सेंसर बोर्ड का जो बयान आया है, प्रसून जोशी का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि रचनात्मक प्रस्तुति और दर्शकों की भावनाओं के बीच संतुलन हमारी संस्कृति और आस्था जो है वो गौरवशाली और गुण है। निर्माताओं और दर्शकों के बीच में विश्वास एक बड़ी अहम चीज है। जहां तक कपड़ों के रंग का सवाल है, कमेटी का कोई पूर्वाग्रह इस पर नहीं है। यानी कि जो उनकी कपड़ों का रंग था, जो केसी रंग के ऊपर पूरी लड़ाई चल रही थी, हरा उसमें मिलाकर जो देख रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जब फिल्म आएगी तब पता चलेगा कि कपड़ों को लेकर किस तरीके से संतुलन रहा है। सेंसर बोर्ड ने सिनेमेटोग्राफी एक्ट के गाइडलाइंस के तहत अपना काम पूरा किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसमें श्रेणी के हिसाब से प्रमाण अहम होता है। कमेटी इसी हिसाब से प्रमाणन की कोशिश करती है। लेकिन इस पर सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सवाल इस पर यह भी उठ रहे हैं कि किस तरीके से अभी सेंसर बोर्ड को याद आया है कि इसमें कुछ संतुलन बनाने की आवश्यकता है। क्या एक तबके के, एक राइट विंग के और कुछ मंत्रियों के दबाव में ये सारी चीजें की जा रही हैं, संस्कारी सेंसर की कैंची चलाई जा रही है? उस पर कुछ रिएक्शंस भी आए। नरोत्तम मिश्रा साहब बड़ी खुशी से आज गदगद होकर बोले। क्या क्या किसने कहा, यह भी सुन लीजिए। निर्णय सराहनीय है। जब यह मामला मेरे सामने आया था तब मैंने कहा था कि दूषित मानसिकता से बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का एक कुत्सित प्रयास है। रियल लाइफ पर भी असर डालती है। इस बात का निर्माताओं को, निर्देशकों को और कलाकारों को, सभी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो मंत्री जी आज काफी प्रसन्न हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी जो दबाव था वो काम कर गया है। लेकिन इसी को लेकर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। आपको याद होगा शाहरुख खान ने कुछ दिन पहले और अमिताभ बच्चन ने भी, जब ये लोग कलकत्ता में थे, इस पर टिप्पणी जरूर की थी। लेकिन क्या ये सारा मसला किसी रंग को लेकर है? ये सारा मसला देश की संस्कृति को बचाने की मुहिम के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, या इसके पीछे कोई और मकसद है? मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने, ये जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त,
एक शाहरुख खान की पिक्चर की तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, साथ ही साथ अक्षय कुमार साहब भी केसरी रंग में ही पगड़ी बांधे हुए हैं, उनके साथ हरे राम हरे कृष्णा लिखा हुआ है कुछ महिलाओं के कुर्ते पर, और वहां पे भी नृत्य चल रहा है केसरी रंग पर। वहां पर भी एक मूवी है जिसके बारे में गाना चल रहा है, उस पर तो कोई आपत्ति उस समय नहीं उठाई गई थी, उसमें तो अश्लीलता की कोई बात नहीं कही गई थी। या फिर असली मुद्दा कुछ और है? असली मुद्दा ये दो तस्वीरें हैं क्या? क्योंकि एक तस्वीर आपको बता रही है दीपिका पादुकोण जब वो जेएनयू पहुंची थी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंची थी, जहां पर जाके उन्होंने वहां पे जो लेफ्ट विंग के जो जितने भी कार्यकर्ता थे या स्टूडेंट्स जो थे उनका समर्थन किया था। जब जेएनयू में मारपीट हुई थी, आपको याद होगा, आरोप लगा था कि एबीवीपी ने लोगों को लाके वहां पर लोगों को पिटवाया है। और वहीं शाहरुख खान की बात कर रहे हैं। शाहरुख खान जो कई सारी फिल्मों कर चुके हैं, देश के दुनिया के इतने बड़े स्टार हैं, एक बार उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी मोदी सरकार आने के बाद से, तब से इन दोनों को टुकड़े टुकड़े गैंग जो है उसके बिल्कुल चेहरों के तौर पर देखे जाने लगा। क्या कहा था शाहरुख खान ने जिसको लेकर इतनी आपत्ति हुई थी, वो भी जरा थोड़ा आपको बता देता हूं। शाहरुख खान ने एक टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बात कही थी, अपना बयान दिया था, जिसमें उन्होंने 2015 में कहा था इंडिया टुडे टीवी चैनल को कि वक्त देश में असहिष्णुता जो है उसको लेकर उन्होंने एक बयान दिया था। कहा था कि देश में लोग बिना सोचे समझे टिप्पणियां कर रहे हैं जिससे स्थितियां बिगड़ रही हैं और असहिष्णुता का वातावरण बन रहा है। उन्होंने कहा कि ये असहिष्णुता और का बढ़ना मूर्खता है और धार्मिक उन्माद का बढ़ना बहुत बड़ा मुद्दा है। देश में प्यार करने वालों की नजर से यह सबसे बड़ा अपराध है। हम सुपर पावर कैसे बनेंगे अगर हम इसे बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि सारे धर्म एक जैसे हैं, ऐसा शाहरुख खान ने कहा था। तभी से उनके जो चाहने वाले थे उसमें से कम एक राइट विंग का जो हिस्सा था, उन्होंने कहा कि भाई ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, इनको बना दिया गया टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर। और दीपिका पादुकोण जिस तरह से जेएनयू गई तब से वो निशाने पर लगातार बनी हुई हैं। तो क्या ये असली वजह है? क्योंकि अगर ये वजह नहीं है तो फिर इस पर विवाद क्यों नहीं हुआ? 1992 में फिल्म बेटा आई थी, उस फिल्म के अंदर भी जो एक माधुरी दीक्षित का जो गाना था धक धक करने लगा, इसमें उन्होंने एक केसरी रंग के कपड़े पहने थे। इस पर किसी को अश्लीलता दिखी, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। 2005 में मैंने प्यार क्यों किया फिल्म आई थी, इसमें भी आप देख लीजिए, हीरोइन केसरिया रंग की साड़ी में है और इसमें भी गाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। 2009 में दे दनादन में अक्षय कुमार साहब थे उस पिक्चर में, कटरीना कैफ के साथ एक बड़ा अच्छा गाना इन्होंने फिल्माया था, उस गाने पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, इस केसरी रंग पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। तो कुल मिलाकर, और जैसे मैंने आपको शुरुआत में वो दो दिखाई थी तस्वीरें, जिसमें अक्षय कुमार आपको एक में दिखाई पड़ेंगे और दूसरी तरफ शाहरुख खान आपको नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे, दीपिका पादुकोण दिखाई पड़ेंगी। तो क्या ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड दर्शाता है? और क्या सेंसर बोर्ड, जिसका काम फिल्मों को सर्टिफिकेशन देने का है, जिसका काम अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ फिल्म सितारे जो हैं और फिल्म मेकर जो हैं उनकी स्वतंत्रता का भी ध्यान रखने का है, वो अब इस तरह के दबाव में ऐसी संस्कारी कैंची चलाता रहेगा? ये बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। चाहते क्या हैं अखिलेश कुमार यादव? अब ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, ये तो हमें पता ही था, पर उन्होंने एक बारे में एक सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ना तो मुझे कोई निमंत्रण मिला है और यह भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं। क्यों उन्होंने यह बात कही? पहले आपको अखिलेश यादव का बयान सुनवा देते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे ऐसी बात क्यों कही गई। इलेक्शन हो तो मुझे अभी तुरंत दी जाए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं, बड़े मायने लगाए जा रहे हैं इस बयान के। बार बार यह बात उठ रही है कि क्यों कह गए अखिलेश बाबू ऐसी बात, और यही बात इसलिए उठ रही है कि आखिर अखिलेश यादव राजनीति में चाहते क्या हैं। 2020 की हार के बाद उनकी मंशा, 2022 की हार के बाद उनकी मंशा क्या है? क्योंकि आप, अगर मैं थोड़े आंकड़े आपको बताऊं, 2017 का चुनाव अखिलेश यादव ने कांग्रेस का गठबंधन में लड़ा, यूपी के दो लड़कों की दाल नहीं गल पाई, बुरी तरह से चुनाव हारे। 17 में विधानसभा चुनाव ये लोग बुरी तरह से हार गए थे। 19 का लोकसभा चुनाव फिर बसपा के साथ लड़ा, कांग्रेस को धक्का देकर बाहर निकाल दिया उस गठबंधन से।
2019 में भी गठबंधन नाकाम रहा। 2022 में आरएलडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, बीजेपी को रोकने में नाकाम रहे। चाचा शिवपाल सिंह यादव से दूरी बना ली। शिवपाल सिंह यादव फिलहाल वापस आ गए हैं। वहीं पुराने दिग्गज नेताजी के टाइम के नेता आजम खान से राजनीतिक दूरियां उन्होंने बना ली हैं। रामपुर में उपचुनाव समाजवादी पार्टी हार गई और बीजेपी और कांग्रेस अखिलेश को क्यों एक जैसी लग रही हैं, ये बड़ा अहम बात है। और क्या अपना राजनीतिक सफर वो देख रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। उनके पास सीधे चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव के इस बयान का मतलब क्या है। शरद जी, अखिलेश जी को कांग्रेस और बीजेपी में समानता नजर आ रही है? नहीं, ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि अखिलेश यादव को मुझे लगता है ये बयान जिनका आया है बड़ा सरप्राइजिंग है। और लगता ये है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक शंका पैदा हो गई है कि अगर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अगर कांग्रेस का किसी तरह रिवाइवल हो गया, जो कि यूपी में नहीं दिखता है एक्चुअली, तो प्रॉब्लम हो सकती है अखिलेश को मुस्लिम वोट से। मुस्लिम वोट ड्रिफ्ट कर सकता है कांग्रेस में, इसीलिए क्योंकि इस स्टेटमेंट का और कोई माने नहीं दिखता है। अखिलेश यादव ने जिस तरह की मुस्लिम इश्यूज पे अपने आप को कतरा रहे थे उससे बोलने से, कहीं चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे और बुलडोजर वाले तमाम मामले हैं, किसी मामले में अखिलेश यादव मुखर नहीं हो रहे थे, बड़ी चुप्पी साधे हुए थे। उससे मुस्लिम्स में काफी समाजवादी पार्टी से नाराजगी पैदा हो रही जी। कई इंस्टेंसेस इस तरीके के आए और लोगों ने बड़े खुल करके लोग बोलने लगे कि साहब अगर यही अखिलेश यादव का रुख रहेगा तो हम कहीं और जाएंगे। और इसी दौरान बीजेपी ने टैप करना शुरू किया मुस्लिम वोट को, पसमांडा मुस्लिम्स के नाम पे, आपको पता है। बिल्कुल। तो ये जो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है, साफ साफ दिखता है कि अखिलेश यादव को अंदर अंदर एक खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अपने ही हरकत की वजह से अगर मुस्लिम वोट ड्रिफ्ट करता है तो सबसे पहले कहां जाएगा। तो अभी तक कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं थी। अगर कांग्रेस का रिवाइवल होता है, जो अभी मैं आपसे कह रहा हूं, अभी यूपी में नहीं दिखता है, और अगर होता है तो काफी पॉसिबिलिटी है कि मुस्लिम वोट उधर ड्रिफ्ट कर जाए। इसी वजह से अखिलेश यादव आगाह करना चाहते हैं कि देखो बीजेपी और कांग्रेस एक है, जबकि कोई लॉजिक नहीं है इसमें। कोई लॉजिक इसका है नहीं, क्योंकि 2024 से पहले शरद जी, अगर अब अगली बड़ी लड़ाई 2024 का देश का चुनाव है, जनरल इलेक्शन है, उसमें अगर या तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांग्रेस के बिना कोई विपक्ष की एक बड़ी एकता या बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाए जो बीजेपी को ऑल इंडिया लेवल पे चैलेंज दे पाए। तो क्या सबसे बड़ा डर इस बात का है कि राहुल गांधी का नेतृत्व अगर अखिलेश यादव मान लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा से जगह मिल जाएगी अपना पैर रखने की? नहीं, देखिए ये नहीं, कांग्रेस को तो जगह मैं बता रहा हूं 90% इस वजह से मिलेगी कि अखिलेश यादव क्वाइट है मुस्लिम इश्यूज पे, और मुस्लिम्स ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं कोई जरिया। यहां तक हुआ है पिछले इलेक्शन, ये बाई इलेक्शंस में कई जगह प्रूव हो चुका है कि एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स ने उसे वोट किया है बीजेपी तक। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा खतरा इस बात का है, और ये बात सही है भाई। अल्टीमेटली इसमें ये कहीं से नहीं देखा जा सकता कि अखिलेश यादव इतने महत्वाकांक्षी हो गए कि नेशनल लीडरशिप उनको मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो अभी, और ये मैं मानता हूं कि देखिए जो आपने गिनवाया है, जो गठबंधन करे उसमें फेल रहे, ये जो गठबंधन थे मायावती वाला, तो उसमें ये बेवकूफ बनाए गए थे। मायावती का कोई इंटेंशन ही नहीं था गठबंधन करने का, उनका मकसद था इनके पिताजी का जो बदला लेना था वो लिया था। जब कांग्रेस के साथ किया था वो फेलियर था जी। लेकिन इस बार जो गठबंधन हुआ इसको मैं फेलियर नहीं मानता, क्योंकि अखिलेश यादव 40 सीट से 111 सीट पे पहुंच गए और गठबंधन के साथ 125 सीट पे पहुंच गए। तो वो तो अब अखिलेश यादव सोचते हैं कि भाई मुझे सरकार बनानी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो इतने से खुश नहीं है कि जहां थे उससे 2.5 टाइम्स से ज्यादा, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से पहुंच गए। बिल्कुल। तो वो तो गेन किया ही, तो अकेले तो नहीं कर सकते कुछ भी। अकेले उत्तर प्रदेश में अब शायद भारतीय जनता पार्टी की ताकत से लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन उस गठबंधन में या उस समीकरण में, अखिलेश यादव के एक समीकरण में शायद उनकी राजनीति में कांग्रेस के लिए अभी कोई जगह है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये हमें समझाने के लिए। तो जैसा मैं आपको बता रहा था ब्रेक में जाने से पहले, इस गांव की कहानी जहां पर दलितों के साथ अभी भी किस तरीके का अत्याचार हो रहा है वो बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही है। ये तस्वीरें जरा मैं आपको पूरा ठीक से दिखाता हूं। ये मंदिर कैसे खुलवाया गया और मंदिर के अंदर लोग पहली बार गए, पुलिस सुरक्षा के बीच में। ये डीएम साहिबा हैं और एसपी साहब हैं, दोनों वहां पर पहुंचे हुए थे। एसपी साहिबा वहां पहुंची हुई थी। ये जो पुट्टुकोट्टई जिले में एक गांव है,
इस गांव में शिकायत की गई कि अनुसूचित जाति के लोगों की पानी की टंकी में इंसान का मल डाल दिया गया है। जब लोग बीमार हुए तो उसके बाद इसकी जांच की गई और जांच के बाद ये तथ्य सामने आए। इसके बाद प्रशासन वहां पहुंचकर उन्होंने पहली बार दलितों को मौका दिया कि वो कम से कम मंदिर के अंदर भी जा सकें। जरा सुन लीजिए। हमारी 3 पीढ़ियों को इजाजत नहीं मिली। एक समस्या सामने आने के बाद हमारी पीढ़ी पहली बार मंदिर में मिलकर पूजा करने गई। कलेक्टर हमें अंदर ले गई। हम बहुत खुश हैं। ये जारी रहना चाहिए। हमें मंदिर में जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, आज ही नहीं आगे भी। यही नहीं, सब जगह। हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी की संपत्ति नहीं, सिर्फ अपना अधिकार। हम कलेक्टर के शुक्रगुजार हैं। बहुत खुश हैं कि ये हमारे जीवन काल में हुआ। जो मेरे पिता और दादा नहीं देख सके वो हमारी पीढ़ी ने देख लिया। सोच के देखिए कि लोग कैसी बातें कर रहे हैं 2023 में कि उनकी पीढ़ी में ये हो पाया कि वो मंदिर में दर्शन कर पाए, और हम सुपर पावर बनने की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जाने से पहले एक बड़ा कमाल का वीडियो सामने आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हैं इस कहानी के एक महत्वपूर्ण पात्र, लेकिन मुख्यमंत्री को अक्सर लगता है कि एक बार बस जनता ने वोट दे दिया तो उसकी जिम्मेदारी खत्म, जनता की उनकी जवाबदेही भी खत्म। उनको, मुख्यमंत्री जी को कैसे एक स्टूडेंट ने छत्तीसगढ़ में उनकी जवाबदेही और अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ढंग से खड़े होकर बिना डिगे याद दिलाई, ये उसका वीडियो है। तो ये जरा ये वीडियो आपको सुनवाते हैं। इनका जनता दरबार लगा हुआ था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का, और वहां पर किस तरीके से वार्तालाप हुआ एक स्टूडेंट और इनके बीच में, वो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी सब लोग बोल रहे हैं, जिसको मैं बोलता हूँ वो हाथ उठाते सबको मौका दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। ये गलत आरोप लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? है ना? तो पहले बात है अपने वापस लो, समझ गए? और ये मौका मिला तो किस मुख्यमंत्री के पास तुम्हारे पिताजी कभी बात किए? सर मेरे पिताजी मैं जब छोटा था 8 क्लास में था, जब तुम्हारी मम्मी कभी बात की, तुम्हारे चाचा कभी बात किया? किस तरीके से सर? कभी साहब कभी माइक दिया उसको कि बात की है? सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए भैया तुमको मौका मिला है तो तुम मुझ पर आरोप लगाओगे? सर आरोप तो मैं लगा सकता हूँ सर, हर कोई लगाता है सर एक दूसरे पे। आरोप तो मैं लगा सकता हूं सर, सवाल मैं पूछ सकता हूं सर, और जनता की तालियों ने यह भी मुख्यमंत्री जी को बता दिया होगा कि वो लड़का गलत नहीं है। आप जो ये राजा साहब वाली बात कर रहे हैं कि आपको मौका दिया है, चले गए वो राजा साहब वाले जमाने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज बड़ी खबर में जुड़ने के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी नए साल में। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।